नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं गैर संवैधानिक निकायों के बारे में और जिसमें ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके स्पेशली इम्पोर्टेंट रखता है एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि उसमें जो हमारा सेकंड पेपर होता है मेंस में संविधान का, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो दोस्तों, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। दोस्तों, आपके लिए चंद लाइनें हैं जो कि आपकी तैयारी को बूस्टअप करेगी। क्या है ये लाइनें कि दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी कि आपने अगर अपनी तैयारी में मेहनत काफ़ी की है तो आपको उस मेहनत के बाद जो जीत मिलेगी वो काफ़ी मज़ेदार होगी। यानी कि आपने जो संघर्ष किया और उसके बाद जो जीत मिलेगी आपको वो काफ़ी मज़ेदार लगेगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जानने से पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि मानवाधिकार क्या होते हैं और मानव अधिकार यानी कि मानव अधिकार में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, मानव अधिकार वे होते हैं जो आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। यानी कि प्रत्येक मानव को प्रकृति ने कुछ अधिकार दिए हैं जिनको कोई नहीं छीन सकता। उसे छीनने का अधिकार भी प्रकृति को ही है। जैसे कि प्रत्येक मानव को खाने का अधिकार होता है, सोने का अधिकार होता है, या फिर उसे घूमने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता, फिर समानता का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से जो भी मानव को दिए गए हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार, वे ही अधिकार क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो है आईएमपी क्वेश्चंस कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ें, उसको से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार आयोग के? वो है HL दत्तू। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों मानवाधिकार आयोग कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में पारित एक अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जब हमने हमारे संविधान में देखा कि मौलिक अधिकार के रूप में जो है मानव के जो अधिकार हैं उनको सम्मिलित कर रखा है, जो 1950 के जो संविधान लागू होने पर हमें दिए गए थे भारत के नागरिकों को। अब चूंकि वहां पर ये सम्मिलित किए गए, परंतु जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार आयोग के ऊपर जब उनको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा सम्मिलित कर ली गई, तब वहां से क्या हुआ कि मानवाधिकार को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारत में भी उसके ही संदर्भ में एक अधिनियम लाया गया। क्या नाम था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इसके द्वारा इसे स्पेशली और मजबूती प्रदान करने के लिए अलग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जो कि क्या है? एक सांविधिक निकाय है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी निकाय का गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? हम कानूनी निकाय कहलाएंगे, यानी कि सांविधिक निकाय। ठीक है दोस्तों। अब 1993 में ये बन गया। जब इसका गठन हो गया, फिर इसका जो अधिनियम था दोस्तों, इसमें 2006 में फर्स्ट संशोधन किया गया और अभी लेटेस्ट जो है 2019 में इसमें वापस से संशोधन कर दिया गया है। उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका कार्य कि यह मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था है, जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा निर्मित और भारत के न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों के संरक्षण का कार्य करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी भारत में मानवाधिकार से संबंधित किसी जैसे कि मानव के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, इस प्रकार का कोई उल्लंघन होगा या वहां पर उसको लगता है, तो क्या वहां पर अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो मानवाधिकार आयोग ही करेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या होती है, यानी कि इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, यह क्या है? एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो सदस्य हैं वो सम्मिलित होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और इसके अतिरिक्त क्या होंगे? 5 सदस्य होते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर 4 सदस्य होते थे एक अध्यक्ष के अलावा, परंतु ये चेंजेस 2019 में कर दिया गया। वो क्या था वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट चेंजेस तो यहाँ पर किया गया दोस्तों कि जो अध्यक्ष था इसकी पात्रता क्या है, यानी कि अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या अध्यक्ष की पात्रता के लिए क्या फिक्स था कि भारत का कोई जो है रिटायर्ड जो है जो चीफ जस्टिस होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाता था, परंतु ये अब इसमें 2019 के संशोधन से ये जोड़ दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई अन्य न्यायाधीश भी है तो उसको भी क्या अध्यक्ष बनाया जा सकता है इस आयोग का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो किसको बनाया जा सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा जो सदस्य होते हैं 5, उनमें कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट कोई सदस्य तो इस प्रकार होगा कि उसकी योग्यता क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट में या तो कार्य कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, या सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश यानी कि जज हो तो उसको सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में कार्यरत यानी कि हाई कोर्ट में कार्य कर रहा है या फिर सेवानिवृत्त जो चीफ जस्टिस होगा यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे रिटायर्ड, उनको क्या बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है। ये दोनों तो पहले भी यही सदस्य बनाए जा सकते थे, परंतु यहाँ पर जो चेंजेस किया गया दोस्तों, यहाँ पर किया गया कि जो 3 अन्य सदस्यों को बनाया जाता था, यहाँ पर पहले 2 अन्य सदस्यों को बनाया जाता था जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए, यानी कि उनको मानवाधिकार से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए, साथ में अनुभव भी होना चाहिए उनको मानवाधिकार के बारे में। तो पहले यहाँ पर 2 सदस्यों को लिया जाता था, परंतु अब इसमें संशोधन करके 2019 से यहाँ पर 3 सदस्यों को सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें से कम 1 महिला सदस्य का होना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब पदेन सदस्य यानी कि हमने देखे कि 5 सदस्य तो अभी है और 1 सदस्य जो है वो अध्यक्ष हैं, तो उनके अलावा जो है कुछ पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि जैसे ही पद पर वो बैठेंगे तो वो इस आयोग के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। वो कौन कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आयोग के अध्यक्ष जो होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्तियों के जो कार्यालय के मुख्य आयुक्त होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इसके पदेन सदस्य होंगे। तो दोस्तों ये जो 4 थे सदस्य ये पहले भी एज इट इज ही थे, परंतु जब 2019 में संशोधन कर दिया गया तो अब इनको भी सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त, इन 3 को 2019 के संशोधन के द्वारा इसमें पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब सदस्य संख्या इसमें काफी बढ़ गई है। अब दोस्तों देखते हैं हम कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों इनकी, तो वो कौन, राष्ट्रपति करते हैं, और वो भी किसकी, जो 6 सदस्यीय कमेटी होगी उसकी सिफारिश पर करते हैं, और जो 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। अब इस नियुक्ति जो समिति होगी 6 सदस्यीय, इसमें कौन कौन होते हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट में जितने भी इनके सदस्य होंगे, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के, फिर उसके बाद राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे, और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और जो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। तो जो करंट में होंगे दोस्तों वो इसकी नियुक्ति समिति में शामिल होंगे, और अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो दोस्तों इसी नियुक्ति समिति की सिफारिश के बाद मानवाधिकार के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके अलावा कि अगर किसी भारत के चीफ जस्टिस की सलाह पर अगर इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सम्मिलित करना है और हाई कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करना है इस आयोग में, तो वहां पर क्या करना होगा, भारत के चीफ जस्टिस की सलाह लेना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इस जो आयोग होगा उसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल हम देखें तो अब कितना कार्यकाल है दोस्तों इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का, तो 3 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। अब 2019 में दोस्तों ये चेंजेस कर दिया गया कि अब आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो 3 वर्ष होगा, जबकि यहाँ पर पहले जो संशोधन से पहले था वो 5 वर्ष था। तो दोस्तों इस चेंजेस को भी आप याद रखिए और ये इंपॉर्टेंट रखता है। फिर इसके बाद इसके अतिरिक्त ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे, यानी कि इनको वापस से एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वापस से अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। ये भी चेंजेस के बाद ही जोड़ा गया है। कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, यानी कि कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके अधीन कोई भी किसी भी प्रकार की जो है
सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, यानी कि पद धारण नहीं कर सकते। अब दोस्तों देखते हैं कि जब नियुक्ति हो जाएगी तो उसको फिर किस प्रकार से हटाएंगे। आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे तो उनको हटाएंगे तो राष्ट्रपति, परंतु किन कारणों पे हटाएंगे तो वो देखिए यहाँ पर कि या तो अध्यक्ष सदस्य जो है दिवालिया हो जाए, यानी कि ठीक है दोस्तों, उसके बाद या फिर कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी अन्य रोजगार में संलग्न हो जाए, यानी कि दूसरा प्राइवेट अपना कार्य भी कर रहे हैं और मानवाधिकार में आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, तो इस प्रकार से उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं इन कारणों पर। इसके अलावा मानसिक या शारीरिक रूप से वो अक्षम हो जाए, या फिर न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजावता हो, यानी कि उसको जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उसको किसी न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया हो। इसके अतिरिक्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा उसके दुराचरण या अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है, परंतु जब दुराचरण और अक्षमता की बात पर आएगी तो दोस्तों वहां पर क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपना अनिवार्य है। यानी कि जब भी कभी दुराचरण या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटाएंगे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में उसको जांच के लिए सौंपना होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अपनी जांच में आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जो वेतन और भत्ते इन सभी सेवाओं का जो निर्माण होता है इनका निर्धारण कौन करेगा, आयोग के लिए केंद्र सरकार करती है। और अगर जैसे कि नियुक्ति हो जाती है उनकी, जैसे कि अध्यक्ष और सदस्यों को पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद उनके जो वेतन में कटौती या परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी क्या है स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। अगर ऐसा हो कि अगर केंद्र सरकार जो है उनकी वेतन में कटौती करे तो उससे उनकी जो है आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे उनकी स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए इसमें ये जोड़ा गया है दोस्तों अधिनियम में कि उनकी नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हम आयोग के कार्य क्या है। सबसे सर्वप्रमुख जो हम देखें तो दोस्तों आयोग का कार्य क्या है, जैसा कि मानवाधिकार आयोग है तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना सबसे फर्स्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अभी लेटेस्ट में जब आंध्र प्रदेश की एक घटना हुई थी, वहां पर एक रेप केस हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो अपराधी था उसको किसी प्रकार से जो है प्लान बनाकर, या हम कहें कि जो वहाँ के डीएसपी थे जिनके हाथ में वो केस था, तो उन्होंने एनकाउंटर में उस दोषी यानी अपराधी को जो है शूट कर दिया था। तो उस जगह भी मानवाधिकार की बात उठी थी। तो जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उस समय स्वतः संज्ञान यानी कि स्वयं अपनी जब उनको लगा कि यहाँ पर कुछ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उस केस को जो है वहाँ पर जांच जो है मानवाधिकार आयोग ने बिठाई, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लगा कहीं ना कहीं मानवाधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानवाधिकार क्या है, तो मानव के अधिकार होते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, तो उसे जीने का अधिकार होता है चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप मानवाधिकार आयोग का कार्य कहाँ है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो किसी का, परंतु अगर वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना अगर नजर आती है कि अगर आयोग को, तो वहां पर उसकी जांच वो कर सकते हैं। ये मानवाधिकार आयोग का कार्य है। तो इस प्रकार आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं सभी पॉइंट्स को। एक वन बाय हम देखते हैं कि और क्या कार्य हैं इसके। आयोग जो है संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचित कर किसी भी कारागार का निरीक्षण कर सकता है, यानी कि पहले से सूचित कर वो किसी जेल का भी निरीक्षण कर सकता है। आयोग न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि अगर किसी अदालत में मानवाधिकार से संबंधित कोई केस चल रहा है तो वहां पर अगर मानवाधिकार आयोग को लगता है तो वहां पर भी वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। स्वतः संज्ञान यानी कि उसको स्वयं से कहीं से पता चल जाए कि यहाँ पर मानवाधिकार का जो है उल्लंघन हुआ है, या फिर न्यायालय के आदेश द्वारा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन की जांच करना।
ठीक है दोस्तों, जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसके समक्ष अगर कोई मानवाधिकार जो उल्लंघन से अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी भी जांच करने का कार्य किसको है, मानवाधिकार को है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, ये यहाँ पर समझिए कि जो आयोग होगा वो मानवाधिकार से संबंधित केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय जो है न हुआ हो। यानी कि अगर दोस्तों किसी केस में जो मानवाधिकार से संबंधित है, अगर उसको 1 वर्ष से अगर ज़्यादा समय हो जाता है, यानी कि 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, तो जब अगर इस प्रकार से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा 1 वर्ष से, तो फिर वहाँ पर मानवाधिकार आयोग जो होगा उस केस की जाँच नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये समझिए। अब दोस्तों हम देखते हैं आयोग की कार्यप्रणाली है क्या है। तो आयोग का जो प्रधान कार्यालय होगा वो दिल्ली में है, ठीक है, तथा वह अपनी इच्छानुसार भारत में कहीं भी अपने जो है कार्यालय खोल सकता है। आयोग का जो चरित्र है वो न्यायिक है। ठीक है दोस्तों, न्यायिक यानी कि न्याय करना होता है और न्यायिक प्रवृत्ति है जो इसकी। तो जो चरित्र है इसको दीवानी अधिकार होते हैं, यानी कि किसी जुर्माना लगा सकते हैं दोस्तों, परंतु वहां पर जो अपराधी होगा, जैसे कि अगर आयोग ने कार्यवाही की, जांच की, तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति को अपराधी पाया जाता है तो वहां पर वो डायरेक्टली उसे दंड नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पर इस न्याय का मतलब जो है समझिए थोड़ा, क्योंकि इसको पावर सिर्फ कुछ हद लिमिटेशंस तक ही जो दी गई हैं जो न्यायिक होती हैं, तथा इसके पास जो है सिविल न्यायालय के सभी अधिकार व शक्तियां हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि दीवानी जो है न्यायालय जो होते हैं, सिविल न्यायालय, उनके सभी अधिकार व शक्तियां इसको प्रोवाइड की गई हैं। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच के लिए स्वयं का जांच दल होता है और आयोग केंद्र व राज्य सरकार से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग को अगर लगता है कि मुझे इस जो केस से संबंधित अगर कोई प्रतिवेदन या रिपोर्ट चाहिए तो उसकी मांग वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कर सकता है। अब दोस्तों जांच के दौरान आयोग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं जिसके तहत वह कोई भी कदम उठा सकता है। वो क्या क्या कदम है दोस्तों, कि जांच अगर चल रही तो उस दौरान आयोग जो है वो पीड़ित व्यक्ति को, जो पीड़ित हुआ है, उसको क्षतिपूर्ति के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है। यानी कि अगर कोई मानवाधिकार से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको उसकी भरपाई के लिए सरकार से क्या कर सकता है, वो आयोग सिफारिश करेगा। इसके अलावा जो है वह दोषी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट अगर दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर दोषी पाया जाता है तो दोस्तों उसमें उसकी अगर विरुद्ध कार्यवाही करनी तो उससे पहले क्या करना होगा, सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करना होगी। फिर आयोग जो है अगर आवश्यक हो तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये इसको जांच के दौरान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आयोग का कार्य है वो क्या है, सलाहकार प्रकृति का है। यानी कि सलाहकारी प्रकृति क्या है दोस्तों, कि ये सरकार से सिफारिश कर सकते हैं कि ये हमने हमारी जांच में इसको दोषी पाया है, बस इतना ही ये आप सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है आयोग की वो क्या है, सलाहकारी प्रवृत्ति है। फिर आयोग जो है मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार नहीं रखता। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया, न ही पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता ये प्रदान कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट अपनी तरफ से किसी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को ये फंडिंग नहीं कर सकता, ना सहयोग कर सकता, बस ये सिफारिश कर सकता है सरकार से। आयोग की सिफारिशें जो संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है। यानी कि अगर इसने सिफारिश करी तो जरूरी नहीं कि सरकार को ऐसा ही करना है, परंतु यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है। यानी कि अगर सिफारिश की है आयोग ने सरकार से तो वहां पर वो माने न माने ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, उस पर कोई बाध्यकारी नहीं, परंतु उस पर जो कुछ तो रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा 1 महीने के भीतर कि आखिर उस पर क्या कार्यवाही की गई आयोग की सिफारिश पर सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अब है कि आयोग अपनी रिपोर्टों को केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। जिस भी, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधित है वो केस तो उसको सौंपेगा, अगर संबंधित किसी स्टेट से संबंधित तो वहाँ की राज्य सरकारों को जो है वो रिपोर्ट सौंपता है आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका में रखा जाता है। जो कानून बनाने की जो हमारी विधायिका होती हैं, यानी कि केंद्र में संसद, कोई स्टेट में विधानसभा होती है, तो उनके समक्ष क्या रखते हैं, इस रिपोर्ट्स को रखते हैं। पूरी जांच चेक की जाती है और फिर उस पर कोई कार्यवाही की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।